हेलो एंड वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। आज की एडिटोरियल में आपका स्वागत है। आज हमारा 7 अगस्त है। 7 अगस्त का एडिटोरियल है। इसमें इसमें हम दो एडिटोरियल हमारे द हिंदू में जो बहुत ज़्यादा ठीक ठाक लग रहे हैं हमें। स्पेशली एक हमारा है कि क्लाइमेट रिजिलिएंट पाथवे फॉर बिटवीन इंडिया और चाइना के बीच में। इसमें ये डिस्कस किया गया है कि अगर देखा जाए तो इंडिया और चाइना का जो क्लाइमेट है, क्लाइमेटोलॉजी दूसरे शब्दों में कहूँ, वो एज़ कंपेयर टू लगभग सेम है। तो इसके लिए दोनों कंट्रीज़ को मिलकर क्या करना चाहिए। और दूसरा है फिस्कल फेडरलिज्म का, कि सेंट्रल स्टेट के रिलेशन के बारे में इसमें दिया गया है कि इसमें 16 फाइनेंस कमीशन की थोड़ी जो भी रिकमेंडेशन है उन पे भी थोड़ा ध्यान दिया गया है। तो ये सारे एडिटोरियल, दो एडिटोरियल मेन हैं, उनको हम समझने की एक-एक करके कोशिश करते हैं। पहला हमारा एडिटोरियल यही है। इसमें बहुत सारे डेटा है एडिटोरियल में। इसमें डेटा फैक्ट बहुत है, उतना ज़्यादा डेटा हमें करना भी नहीं है। तो ये एडिटोरियल में ये कहा गया है कि फिस्कल फेडरलिज्म इफिकेसी वर्सेस इक्विटी कंसर्न का है। इफिशियंसी वर्सेस इक्विटी का सीधा सा मतलब यहाँ से एक लाइन निकलने की मतलब आ रही है कि जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है किसमें, साउथर्न और नॉर्थर्न स्टेट में रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंस। नॉर्थ और साउथर्न स्टेट में जो क्रिएट हो रहा है डिफरेंस, क्योंकि पॉपुलेशन के बेसिस पे दे रहे हैं, बहुत सारे बेसिस हैं उनके। तो ये वाला सबसे वाला इक्विटी का कंसर्न है और दूसरा इफिशियंसी का कंसर्न है। वही राइटर इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि एडिटोरियल में जो 16 फाइनेंस कमीशन है हमारा, उसकी इफिशियंसी बेस्ड इंसेंटिव, इंसेंटिव का सीधा सा मतलब हुआ कि जो एलोकेशन, हॉरिजेंटल एलोकेशन ऑफ द फंड हुआ है, उनके बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। इक्विटी बेस्ड फिस्कल ट्रांसफर, इंडिया फिस्कल फेडरलिज्म स्ट्रक्चर। तो फिस्कल फेडरलिज्म का सीधा सा यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही, फिस्कल फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म की सीधा सा मतलब है कि फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर और स्टेट के बीच में, जिसमें हमारा फाइनेंस कमीशन मैन है आर्टिकल 280, और हमारा ग्रांट एंड एड जो हम देते हैं स्टेट को अंडर द आर्टिकल 275, वो सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। तो सीधा सा अगर इसका इसेंस निकालूं पूरे एडिटोरियल का, तो यही निकल के आ रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मनी, या दूसरे शब्द में कोई फाइनेंस है बिटवीन द स्टेट हॉरिजेंटल, उसमें कुछ इक्विटी का सबसे बड़ा कंसर्न है कि जो नॉर्थर्न स्टेट इंडिया की हैं, सबसे ज़्यादा ये वाली स्टेट, ऊपर वाली नॉर्थर्न स्टेट है, इनको एज कंपेयर टू साउथर्न स्टेट एलोकेशन ज़्यादा हो रहा है, पॉपुलेशन का भी वेस्ड है। और दूसरा कह रहा है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी का मतलब है कि जो फंड दिए इससे पहले, वो सबसे ज़्यादा इन्होंने अपने एजुकेशन पे काम किया, हेल्थ पे काम किया। तो ये भी राइटर कहने की वही चीज़ है इसमें पूरे आर्टिकल में, कि इफ़िशियंसी कैसी स्टेट की रही है। तो जैसे कहा गया कि 41% एलोकेशन, उसको फाइनली 42.5% हॉरिजेंटल एलोकेशन, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक क्या है इसका, ग्रांट इन एड अंडर द आर्टिकल 275 ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एड कैसे गवर्नमेंट देती है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, और डुअल शिफ्ट का शादी, और 16 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे सीधा सा इफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। की हाईलाइटेड क्या है, फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब, मेरा मतलब हुआ फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट के बीच में है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये मेरा सीधा सा एक बात कहूँ कि ये आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन और आर्टिकल 175 दैट इज ग्रांट इन एड हम देते हैं स्टेट्स को, उसके बारे में। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्सेस अमॉन्ग द स्टेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है कि हॉरिजेंटली हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द, सीधा सा रिकमेंडेशन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन के अनुसार, 16 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद कैसे ग्रांट इन एड आर्टिकल जो मैंने कहा 275 में दिया गया है कि जो हम स्टेट को ग्रांट देते हैं, ऐड देते हैं, वो कैसे हमारा सीधा डिस्ट्रीब्यूट होता है। बोरोइंग पावर स्टेट्स की क्या है,
और रेवेन्यू शेयरिंग कैसे स्टेट करती हैं, इसमें जीएसटी में भी हम डाल सकते हैं, जीएसटी का रेवेन्यू शेयरिंग कैसे करती हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, धन्यवाद। रेवेन्यू शेयरिंग की ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है ऑब्जेक्टिव सीधा सा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से यहाँ से सीधा सा मतलब आ रहा है कि अगर स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस हो रहा है, ग्रांट इन एड हो रहा है, बोरोइंग पावर हो रही, रेवेन्यू हो रहा है, तो ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से हमारा एक प्रमोट हो रहा है क्या, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब कि सेंटर और स्टेट दोनों फेडरलिज्म के जो रिलेशन है वो एक किससे, कॉपरेशन बेस्ड है सीधा सा। तो यहाँ से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मेंटेन या स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है। तो ये फिस्कल फेडरलिज्म इज वन ऑफ द टूल टू मेंटेन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये भी एक राइटर कहने की बात कर रहा है कि जो हम फिस्कल फेडरलिज्म है हमारा, वो उससे क्या हो रहा है कि हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मजबूत हो रहा है और उसको हम अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं। जिससे क्या होगा, अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारा मजबूत होगा या मेंटेन होगा तो फिर क्या होगा, जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, या डिस्पैरिटीज़ हैं वो मेरी सही होंगी। जैसे अगर दिस इज़ अवर इंडिया, तो इंडिया में नॉर्थन, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न स्टेट में जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब आपस में स्टेट कोऑपरेट करेंगी। किसके बारे में, कि एक स्टेट दूसरी स्टेट को मदद करे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो इससे क्या होगा, रीजनल डिस्पैरिटीज़ कम होंगी। तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ कम होंगी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सीधा सा मतलब यही है कि रिड्यूस द रीजनल डिस्पैरिटीज़ अमॉन्ग द स्टेट। ये सारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फिर आता है मेन इशू क्या है, इक्विटी वर्सेस इफिशियंसी। इक्विटी का मतलब जो मैंने सीधा सा कहा कि जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है हमारी साउथर्न स्टेट। साउथर्न स्टेट कंट्रीब्यूट करती है किसमें, हमारी टैक्सेस में। और जो नॉर्थर्न स्टेट है वो एज कंपेयर टू साउथर्न स्टेट कम करती हैं। तो स्कॉलर यहाँ से यही कहने का मतलब है कि जो रिच स्टेट है उनका कहना है दे कंट्रीब्यूट मोर टैक्सेस एंड डिजर्व हायर रिटर्न। वो कह रहा है कि जो स्टेट्स हैं उनका, स्टेट का कंसर्न यही है कि जो स्पेशली पहले भी ये आया था उनका कंसर्न कि जो हमारी साउथर्न स्टेट है उनका कहना है, जैसे महाराष्ट्र या महाराष्ट्र के नीचे वाली, उनका कहना यह है कि जो स्टेट्स हैं हम कंट्रीब्यूट टैक्सेस में ज़्यादा करते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमें हायर रिटर्न भी मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें रिटर्न नहीं मिलता है। एज पर द 16 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन ज़्यादातर रेवेन्यू शेयरिंग नॉर्थर्न स्टेट को चला जाता है। वही सीधा सा यहाँ से कंसर्न है किसका, इक्विटी का। फिर कह रहा है पुअर स्टेट है, पुअर स्टेट का मतलब हमारी जो बीमारू स्टेट्स हैं उनके बारे में ग्रेटर फाइनेंशियल सपोर्ट, अचीव बैलेंस डेवलपमेंट उनको मिलता है। फिर एडिटोरियल का सीधा सा मतलब है कि हमारी इक्विटी मस्ट रिमेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। इक्विटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल कमीशन ट्रांसफर, ये सारी चीज़ कि फाइनेंस कमीशन भी एक रोल प्ले करता है टू मेंटेन द इक्विटी अमॉन्ग द स्टेट्स। ये सारा इक्विटी वर्सेस द इफिशियंसी का यहाँ से निकल के आ रहा है। हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन, हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन का मतलब कि अमॉन्ग द स्टेट्स हम कैसे डिवोल्यूशन, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो उसके हमारे पैरामीटर हैं। पैरामीटर क्या है, पॉपुलेशन के बेस्ड पे करते हैं, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इनकम डिस्टेंस के बीच करते हैं, इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस का मतलब उसकी कितनी इनकम है स्टेट्स की, एरिया वाइज, फॉरेस्ट इकोलॉजी, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, टैक्स एफर्ट, ये सारी चीज़ें हैं। इनके ऊपर इनको सीधा सा मतलब है कि जितनी भी स्टेट है उनका सारा के पॉपुलेशन कितनी है, इनकम डिस्टेंस कितनी है, एरिया स्टेट का कितना है, फॉरेस्ट इकोलॉजी इकोसिस्टम कैसा है उसका, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, टैक्स एफर्ट कैसे, ये सारी है कि इनके आधार पे फाइनेंस कमीशन क्या रिकमेंडेशन देता है किसका, टैक्स डिवोल्यूशन का। ये सीधा मतलब है फाइनेंशियल डिवोल्यूशन का। तो हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन का सीधा सा मतलब ये हुआ। फिर है कि डिबेट
गिविंग हायर वेटेज टू एफिशिएंसी इंडिकेटर वर्सेस बैकवर्ड इंडिकेटर, ये भी एक डिबेट चल रही है कि हम किस स्टेट को ज़्यादा दे रहे हैं, किस स्टेट को कम दे रहे हैं, और जो स्टेट टैक्स में शेयर ज़्यादा कर रही कभी कभी उसे भी कम मिलता है। यही कंसर्न सबसे बड़ा स्टेट्स का है। स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट कभी कभी देते हैं स्टेट को, मतलब किसी भी स्टेट को, जैसे फाइनेंस कमीशन स्टेट स्पेसिफिक प्रोवाइड करता है किसी भी स्टेट के जो भी ग्रीवियंसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और जो भी प्रॉब्लम है उनको फाइनेंस कमीशन रिकमेंड कर देता है कि इस स्टेट को, जैसे मान लीजिए आसाम में अगर फ्लड आ गया, फ्लड, या किसी स्टेट में कोई भी नेचुरल डिजास्टर या कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो स्टेट स्पेसिफिक फाइनेंस कमीशन प्रोवाइड कर देता है। फिर कहता है वो रिकमेंडेशन देता है, ऐसा वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे या ना दे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर है रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट। रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब कि अगर स्टेट का रेवेन्यू डिफिसिट है तो ग्रांट मिल जाता है उसको। और एक डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट, जो मैंने कहा अभी, अगर मान लीजिए कि इससे पहले पंजाब में फ्लड आया, पंजाब में अगर फ्लड आया तो सीधा सा मतलब है कि पंजाब का जो डिजास्टर है उसके लिए भी ग्रांट मिल जाती है। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट, किसी सेक्टर के अगर मैं कहूँ कि इकोसिस्टम को बेटर करने के लिए या सेक्टर को, किसी डेवलपमेंट सेक्टर को बेटर करने के लिए मिल जाएगी स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट। तो सीधा सा स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट का सीधा सा मतलब किसी भी स्टेट को ये सारे प्रोविज़न दिए हुए, इनके आधार पर जो ग्रांट मिलती है वो डिपेंड करता है फाइनेंस कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि कितना ग्रांट देता है, उसको हम बोलते हैं स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट। ये हॉरिजेंटल जो डिवोल्यूशन है उससे अलग है, हॉरिजेंटल जो दे रहे हैं उससे बिल्कुल अलग है। फिर कह रहा है डुअल शिफ्ट प्रपोजल। आर्टिकल में सीधा एक कीवर्ड यूज किया गया कि डुअल शिफ्ट प्रपोजल। तो यहाँ सीधा सा है कि हम अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट। कंसर्न सबसे बड़ा वही है, मैंने कहा कि जो स्टेट सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं टैक्सेस में, सबसे ज़्यादा टैक्सेस दे रही हैं, उन्हीं को ही कम मिल रहा है, उनके रिसोर्स भी अच्छे। वही कह रहा है कि पुअर स्टेट में लूज रिसोर्स डिस्पाइट ग्रेटर डेवलपमेंट नीड। जैसे अगर ये मेरी पास, अगर मान लूँ कि नॉर्थन साउथर्न स्टेट्स हैं, तो यहाँ साउथर्न स्टेट में क्या चल रहा है कि इन्होंने हेल्थ पे काम किया, मान लो थोड़ी देर के लिए, एजुकेशन पे काम किया, हेल्थ एजुकेशन पे काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। तो अब क्या है कि इन स्टेटों को एलोकेशन क्या है, एलोकेशन कम हो रहा है। इनका सबसे बड़ा कंसर्न वही है। तो जो पुअर स्टेट है मे लूज रिसोर्सेज डिस्पाइट ग्रेटर डेवलपमेंट नीड, इनको ग्रेटर डेवलपमेंट नीड। अब दूसरे शब्दों में इसको समझो, अब जो स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट ऐसी हैं जैसे ये झारखंड वाला, ये छत्तीसगढ़ वाला, ये स्टेट में रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनका रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ तो सीधी सी बात है, ये रिसोर्स हैं तो डेवलपमेंट में कॉयल है, अगर इन माइनिंग सबसे ज़्यादा इधर ही हो रही, तो डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट यही स्टेट करती हैं ऑल ओवर इंडिया में, कॉयल की इंडस्ट्री में, आयरन में। तो सीधी सी बात है, इन स्टेट्स को भी डेवलपमेंट चाहिए। तो जो सीधी बात है, पुअर स्टेट जो है रिसोर्स अपने ख़त्म कर रही हैं, लेकिन ग्रेटर डेवलपमेंट उनमें चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो मेन कंसर्न यही है। ये सारी डुअल शिफ्ट प्रपोजल है कि यहाँ से जो प्रपोजल चाहिए वो शिफ्ट हो गया दूसरी जगह। इस आर्टिकल में यही चीज़ कही गई है। फाइनेंस कमीशन के बारे में समझते हैं हम। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग आर्टिकल 280 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज संवैधानिक संस्था है ये, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन को एवरी 5 ईयर। और जब उसे लगे कि इसका रिक्वायरमेंट है, एवरी 5 ईयर का मतलब जो 5 ईयर टेन्योर सरकार का, ऐसा मान लीजिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और जब भी उसे लगे कि अभी फाइनेंस कमीशन की रिक्वायरमेंट है तब कर देगा। कंपोजिशन इसमें क्या है कि 1 चेयरमैन है और 4 मेंबर है, तो टोटल 5 मेंबर बॉडीज़ है। ये 5 मेंबर बॉडी है, 5 मेंबर बॉडी है। और डिस्ट्रीब्यूशन, इसका फंक्शन मेन क्या है फाइनेंस कमीशन का? फाइनेंस कमीशन का फंक्शन ये है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है इसे। तो नेट प्रोसीड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, हॉरिजेंटल की बात कर रहा है कि सेंटर और स्टेट में कैसे क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है टैक्सेस का। डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द स्टेट, अमॉन्ग द स्टेट्स में करना है। इसको कर रहा है कि सॉरी,
ये जो डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द स्टेट कर रहा है तो सीधी सी बात है हॉरिजेंटल की बात कर रहा है, और यो जो टैक्स वो कर रहा है तो वर्टिकल की बात कर रहा है। ये सीधा सा यहाँ से निकल के आ रहा है कि स्टेट्स के बीच में कैसे करना है और सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे करना, स्टेट्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, ये इसका काम है, रिकमेंडेशन है। और ग्रांट इन एड अंडर द आर्टिकल 275 किस स्टेट को देनी है, और स्टेट फाइनेंस के बारे में भी कोई रिकमेंडेशन दे सकता है। अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि जो मेरा फाइनेंस कमीशन उसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है, रिकमेंडेशन उसकी बाइंडिंग इन नेचर नहीं है, वो सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है। सरकार के ऊपर है कि सरकार उनको एक्सेप्ट करे या ना करे, ये सीधी बात है कि वो एक्सेप्ट कर ले, रिजेक्ट कर ले, बढ़ा दे, घटा दे। तो फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है दैट इज मेंशन अंडर द आर्टिकल 280, वो रिकमेंडेशन उसकी बाइंडिंग नहीं है, चाहे वर्टिकल डिवोल्यूशन या हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन हो उसका, यही फाइनेंस कमीशन का है। तो सीधा सा है कि फाइनेंस कमीशन हमारा क्या है कि फिस्कल फेडरलिज्म मेंटेन करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है, या कहूँ ये फाइनेंस कमीशन प्रमोटर फिस्कल फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, और बैलेंस डेवलपमेंट का भी एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है अक्रॉस द कंट्री। तो फिस्कल फेडरलिज्म और बैलेंस डेवलपमेंट, सीधा सा यहाँ से अगर समझूं तो फाइनेंस कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फिस्कल फेडरलिज्म को मेंटेन करना, फिस्कल फेडरलिज्म को मेंटेन करना और बैलेंस द डेवलपमेंट across the countries, across countries। ये सीधा मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंस कमीशन का, फिस्कल फेडरलिज्म को मेंटेन करना, कैसे हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन करके और वर्टिकल डिवोल्यूशन करके, ये सारी चीज़ें यहाँ से फाइनेंस कमीशन का ये निकल के आ रहा है। इम्पोर्टेंस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं जो पीटी में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आर्टिकल 368 वो 268 ड्यूटीज लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड बाय द स्टेट। या सीधा सा समझो कुछ टैक्सेस हैं जो कौन लगा रहा है, टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द स्टेट, टैक्स इम्पोज्ड बाय द स्टेट, इम्पोज्ड बाय द नॉट स्टेट दैट इज यूनियन, सॉरी, इम्पोज्ड बाय यूनियन, और कलेक्टेड कौन करता है, कलेक्टेड बाय द स्टेट। तो ये कुछ टैक्सेस हैं। आर्टिकल 279 टैक्सेस असाइंड बाय द स्टेट, जो सीधे स्टेट को ही असाइंड है, स्टेट का उस पर मोनोपोली, ऐसे समझो। आर्टिकल 217 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीएसटी एंड यूनियन टैक्स, ये आर्टिकल 275 ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स, स्टेट्स को ग्रांट देनी है, कितनी ग्रांट देनी है। आर्टिकल 280 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, पीसीएस में पूछने वाला, 280 275 ये दोनों इंपोर्टेंट आर्टिकल। और 293 का मतलब स्टेट की बोरोइंग पावर, की स्टेट किन कंडीशन में बोरो कर सकती है, बोरो कर सकती है, ये सारी चीज़ें इसमें है। आर्टिकल 268 ये कह रहा है कि कुछ टैक्सेस हैं जो यूनियन गवर्नमेंट लेवी करेगी, इम्पोज करेगी, लेकिन कलेक्शन कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 239 कह रहा है कि कुछ टैक्सेस हैं वो सीधे स्टेट गवर्नमेंट को जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की सीधा मोनोपोली है। आर्टिकल 217 कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीएसटी एंड किसके बीच में, जीएसटी एंड यूनियन टैक्सेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और कह रहा है ग्रांट इन एड अंडर द आर्टिकल, स्टेट को जो ग्रांट इन एड मिलता है, रिकमेंडेशन इसका फाइनेंस कमीशन भी कर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, वो आर्टिकल 280 दैट इज फाइनेंस कमीशन, ये सारी चीज़ें यहाँ से। और 293 है कि बोरोइंग पावर ऑफ द स्टेट, स्टेट की बोरोइंग पावर क्या है, ये सारा हमारा एडिटोरियल था। तो इसमें हमने मेन चीज़ क्या समझी, पूरे एडिटोरियल का अगर एसेंस निकालूं तो पूरे एडिटोरियल का एसेंस ये निकल के आ रहा है कि कुछ आर्टिकल हैं मुझे सबसे ज़्यादा याद रखने, आर्टिकल कौन से, 280 275 275 275 और 293 भी कर सकता हूँ, ये मेन आर्टिकल है, पहला चीज़। दूसरा कि जो कंसर्न है स्टेट्स का, आर्टिकल के अलावा 280 कंसर्न है स्टेट का, वो कंसर्न स्टेट का क्या है, सीधा सा डिवोल्यूशन ऑफ
डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस या फाइनेंस, या टैक्सेस की जगह करूं फाइनेंस, किसकी रिकमेंडेशन पे? 16 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे। तो स्टेट का कंसर्न क्या है? पहला कंसर्न क्या है? पहला कंसर्न ये है कि कुछ स्टेट है, रिच स्टेट कंट्रीब्यूट ज़्यादा करती हैं, स्टेट कंट्रीब्यूट ज़्यादा करती हैं, लेकिन उनको एलोकेशन ऑफ फाइनेंस क्या होता है? एलोकेशन कैसा होता है उनका? कम, एलोकेशन कम होता है। तो उसमें क्या है कि जिन स्टेटों ने हेल्थ पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, तो जो क्राइटेरिया ऑफ द फाइनेंस कमीशन का क्या कहता है? पॉपुलेशन के बेसिस पे इस पे दो। तो इसमें स्पेशली कौन सी स्टेट आ रही है? साउथर्न स्टेट। पहला कंसर्न ये है। तो यहाँ से इन्हें लग रहा है ये सीधा सा इक्विटी का क्वेश्चन मार्क लग रहा है। दूसरा है क्या कि कुछ स्टेट्स हैं, उनका जो पुअर स्टेट्स हैं, रिसोर्स एलोकेशन उनका बहुत अच्छा है और उस रिसोर्स से ऑल ओवर अदर स्टेट का डेवलपमेंट है। तो ये स्टेट डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं अदर स्टेट के लिए, लेकिन क्या है कि इन स्टेट को भी कम एलोकेशन हो रहा है। दो कंसर्न है इसके। तो यही राइटर कह रहा है कि ये सबसे बड़े कंसर्न है कौन सा? ऑन द पैरामीटर ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन के जो पैरामीटर है उसमें। यही आर्टिकल का पूरे का एसेंस है। अब एक क्लाइमेट रिजिलियंस पाथवे बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में क्या सीधा सा होना चाहिए? तो यहाँ से सीधा यही कह रहा है कि जो रिसेंटली आसाम में फ्लड आया, उड़ीसा में आया, और इंडिया में जो भी नेचुरल कैलामिटीज़ हो रही हैं, तो राइटर सीधा सा ये एक बात यहाँ से कह रहा है कि हमारे इंडिया का जो भी क्लाइमेट है और इंडिया की क्लाइमेट एंड चाइना की क्लाइमेट लगभग सेम है। तो हमें कुछ चीज़ें हैं कि समझनी है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। जैसे पहले, इससे पहले भी हमारे बहुत सारे इंगेजमेंट, सिस्टर सिटी का इंगेजमेंट हमारा बनारस के साथ हुआ है। तो यही राइटर यहाँ से कहने की मतलब है कि सिमिलर कंडीशन हैव रिसेंटली अफेक्टेड लार्ज पाथवे, चाइना में के प्रोविंस में भी किया है और इंडिया के कुछ जैसे चाइना के हो गया संगाई वगैरह इनमें किया, और इंडिया का आसाम में हो गया। इससे क्या प्रॉब्लम आई है कि वहाँ इंडिया में भी आई है इकोनॉमिक ग्रोथ की, फूड सिक्योरिटी की, पब्लिक वेलबींग की, ये सारी प्रॉब्लम्स उसमें आई है। किसकी वजह से? नेचुरल कैलामिटीज या क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेट की वजह से ये सारी प्रॉब्लम है। तो यही कह रहा है कि कुछ फ्लडिंग कंडीशन चाइना में भी हुई है, इंडिया में भी हुई है, उसकी वजह से इंडिया के कुछ प्रोविंस बहुत ज़्यादा डिवास्ट हो गए, चाइना के बहुत ज़्यादा डिवास्ट हो गए। तो यहाँ से आईआर का अगर आप निकालेंगे तो हम यहाँ पे आईआर का एक सिमिलर क्लाइमेट निकाल लेंगे अगर दो कंट्रीज़ के बीच में है, कि दो कंट्रीज़ के बीच में क्या है, तो इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना, इनके बीच में हम अगर निकालेंगे रिलेशन, तो सिमिलर क्लाइमेट का रिलेशन यहाँ से निकलेगा कि सिमिलर क्लाइमेट है और हमारी सिमिलर कहीं कहीं कल्चरल है, तो कल्चर में थोड़ा सा हम एक डायमेंशन सिमिलर क्लाइमेट का भी डाल देंगे। वही कह रहा है सिमिलर क्लाइमेट एक्सट्रीम, सिमिलर क्लाइमेट चाइना की, वही सीधी इसमें बात कही गई है। फिर कह रहा है पास्ट इंगेजमेंट, सिस्टर सिटी एग्रीमेंट, जो हमारे पास्ट इंगेजमेंट है किसके साथ? चाइना के साथ। सिस्टर सिटी इंगेजमेंट है हमारा, जैसे दिल्ली बीजिंग का है, चेन्नई, चेन्नई और चोंगकुंग करके एक शहर है, मुंबई सिंगाईपुर का, ये सिस्टर सिटी इंगेजमेंट है हमारा। प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं चाइना के साथ, जो हमारे 1990 से बिगनिंग हुए अब तक चल रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ हमने सक्सेस पाई है, लेकिन फिर स्कॉलर कह रहा है कि इंडिया के और चाइना के बीच में क्लाइमेट से रिलेटेड जो फाइनेंस गैप है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये मेजर बैरियर क्रिएट कर सकता है एडेप्टेशन अमॉन्ग द चाइना और इंडिया की किसमें? क्लाइमेट में। कि सीधी सी बात है कि चाइना का जो फाइनेंस करना है वो ज़्यादा है, वही इसमें कहिए कि मेजर बैरियर क्लाइमेटिक एडेप्टेशन रिमेन द फाइनेंसिंग बोथ कंट्रीज़ में, सबसे बड़ी चीज़ यही है। ये हमारा सीधा सा आर्टिकल GS2 में मैं यूज़ कर सकता हूँ, GS2, और अगर इसको मैं यूज़ करूँगा तो क्लाइमेटोलॉजी में भी यूज़ कर सकता हूँ GS1 में। GS1 में कैसे यूज़ कर सकता हूँ कि क्लाइमेट का अगर कहीं पे भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आया है तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट मैं सीधा सा उसमें दिखा दूंगा GS1 में, IR का पॉइंट ऑफ व्यू डाल के। तो एग्जामिनर को लगेगा इसके डायमेंशन बहुत अच्छे क्लियर है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आप कहीं पर भी डाल सकते हो। आर्टिकल का पहला है कि क्लाइमेट चैलेंज फेस्ड बाय द बोथ द कंट्रीज।
दोनों कंट्रीज को क्लाइमेट चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। कैसी क्लाइमेट चैलेंज? जैसे हीट वेव्स, एल निनो हो गया, एल निनो, हीट वेव्स, हीट वेव्स, एल निनो हीट वेव्स, और उसके अलावा जैसे फ्लड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फ्लड, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ग्लेशियर, वो सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये कह रहा है जो नेचुरल कैलामाइटीज़ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो सेम है। नेचुरल कैलामाइटी चाइना और इंडिया के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में सेम है, सेम। तो वही कह रहा है कि इन दोनों कंट्रीज़ को कोलैबोरेट करना चाहिए। तो कौन कौन सी एक्सपीरियंस है? जैसे हीट वेव्स चाइना, फ्लड है, ड्रॉट है, ग्लेशियर है, वाटर स्ट्रेस है, एयर पॉल्यूशन, अर्बन फ्लडिंग वगैरह। इंडिया में अर्बन फ्लडिंग ज़्यादा है, चाइना में भी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। तो वही राइटर कहने का मतलब राइटर का यही है कि दोनों कंट्रीज कैसे कह सकता हूँ कि वनरेबल है किसके लिए? क्लाइमेट चेंज का जो भी इम्पैक्ट हो रहा है उसके लिए दोनों कंट्रीज मोस्ट क्लाइमेट वनरेबल नेशन है, इंडिया और चाइना। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही है कि दोनों पे इम्पैक्ट है, तो उन दोनों मिलके क्या कर सकते हैं वही राइटर आगे समझाएगा। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। दोनों कंट्रीज मिलके काम कर सकते हैं। एरिया ऑफ कॉपरेशन दोनों कंट्री क्या कर सकते हैं? इंडिया और चाइना क्यों कर सकते हैं कि दोनों का जो क्लाइमेट है वो लगभग क्लाइमेट सेम है, लगभग सेम है। और दूसरा जो नेचुरल कैलामाइटीज है, नेचुरल कैलामाइटीज हैं वो लगभग सेम है। फ्लड हो गया, ग्लेशियर बस्ट हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, उनकी वजह से। तो सबसे पहला डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम है कि दोनों कंट्रीज अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम पे काम करें तो यहाँ से भी एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। फ्लड फोरकास्टिंग, फ्लड का हम फोरकास्टिंग करें, पहले से इन्फॉर्म कर दें कि इस एरिया में फ्लड आ सकता है, इन्फॉर्म कर दें। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो भी लाइफ्स का लॉस हो रहा है, प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है, वो बहुत कम हो जाएगा। साइक्लोन की प्रॉपर मॉनिटरिंग, जो हमारे साइक्लोन्स आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं अरेबियन सी में या मान ली बे ऑफ बंगाल में, उनकी और सैटेलाइट से डेटा शेयरिंग एमंग बोथ द कंट्रीज, बिटवीन बोथ द कंट्रीज अगर हो जाए तो यह डिजास्टर रिस्क यहाँ से बहुत कम हो जाएगा बोथ द कंट्रीज, बोथ कंट्रीज के लिए। बोथ कौन से? इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में, ये यहाँ से है। दूसरा कह रहा है कि सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट दोनों कंट्रीज को मिलकर करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि सिटीज हमारी कैसी स्पॉन्जी सिटीज होनी चाहिए। स्पॉन्जी का मतलब अगर उनमें फ्लड आ रहा है तो वो फ्लड का जो पानी उसको एब्जॉर्ब कर पाए विद इन टाइम लिमिट, एब्जॉर्ब कर पाए विद इन टाइम लिमिट। ये पहला, स्पॉन्जी सिटीज दोनों कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ द सर्टेन टेक्नोलॉजी काम करें। फिर कह रहा है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि हमें प्लांटेशन वगैरह, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी कर रहे हैं तो हमें सीधा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए और वहाँ पे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्रीनरी पे भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे बहुत सारी हमारी नेचुरल कैलामाइटीज आती हैं, हीट वेव्स आती हैं, या मान लीजिए उसके अलावा लू वगैरह भी कंडीशन आती है, वो भी कम होगी। हीट एक्शन प्लान दोनों कंट्रीज को, क्लाइमेट रिजिलियंट अर्बन प्लानिंग भी करना चाहिए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों साइंटिफिक कोलैबोरेशन दोनों कंट्रीज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? हिमालय में जो ग्लेशियर बस्ट होता है, हिमालय में जो ग्लेशियर बस्ट होता है, ग्लेशियर बस्ट, या सीधे कहें कि ग्लेशियर का सीधा सा मतलब है कि ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ की जो आइस है वो मेल्ट होके नीचे की तरफ आ रही है। तो ये भी एक नेचुरल कैलामाइटीज है। ये दोनों कंट्रीज पे साइंटिफिक कोलैबोरेशन करें कि हिमालय इंडिया का भी पार्ट में आता है, चाइना के भी पार्ट में आता है। मानसून का प्रिडिक्शन भी दोनों कंट्रीज को करना चाहिए, क्योंकि जो मानसून का नेचर हुआ है वो नेचर बिल्कुल चेंज हो गया ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। नेचर चेंज हो गया तो इससे क्या है? मानसून अनसर्टेन हो गया है, अनसर्टेन। मानसून आने का, मैं अराइवल ऑफ द मानसून, ऑनसेट ऑफ द मानसून इज सो अनसर्टेन
अनसर्टेन इतना ज़्यादा है कि पता नहीं रहेगा कि मानसून कब आएगा, 1 जून को आएगा कि 1 जुलाई को आएगा, कब आएगा। तो यहाँ से भी एक है, ये मानसून का प्रॉपर प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। तो इससे क्या होता है, इससे प्रॉब्लम कहाँ आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को आती है। एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इंडिया में भी एग्रीकल्चर सेक्टर है और उसमें भी एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो दोनों कंट्रीज़ को मिलके प्रॉपर मानसून प्रिडिक्शन पे भी काम करना चाहिए, क्लाइमेट मॉडलिंग पे भी काम करना चाहिए और रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च पे भी काम। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब हमें एनर्जी ऐसी बनानी चाहिए, सीधा सा मतलब उसको हम रिन्यूएबल या बार बार यूज कर सकें, सीधा सा जैसे सोलर एनर्जी हो गया, ये सारी चीज़ों पे काम करना चाहिए। वाटर कॉपरेशन है, वाटर कॉपरेशन में हिमालय सी जो रिवर है उनमें कॉपरेशन, ब्रह्मपुत्र रिवर होगी। डाटा शेयरिंग, फ्लड फोरकास्टिंग, बेसिन डेवलपमेंट कॉपरेशन अमॉन्ग द इंडिया और चाइना होना चाहिए। तो स्कॉलर सीधा सा यहाँ से ये कहने की बात कर रहा है राइटर कि इंडिया और चाइना के बीच में जो भी क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से नेचुरल कैलामाइटीज आती हैं, तो अगर दोनों कंट्री मिलके इन पैरामीटर पे काम करें, रिस्क, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, साइंटिफिक कोलैबोरेशन, वाटर कॉपरेशन, इन सारे पे मिलकर बात काम करें, तो सीधी सी बात है कि दोनों कंट्रीज में किसी हद तक हमारे कम हो जाएंगे नेचुरल कैलामाइटी या डिजास्टर के चांसेस। यही राइटर फोकस कर रहा है। चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस क्या है कि क्यों नहीं कोऑपरेट कर पाते, वाई क्यों सबसे बड़ा है कि भाई व्हाट आर द चैलेंजेस। सीधा सा अगर मैं लिखूं यहाँ पे, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर, यार ब्लैक लेता हूं सबसे बढ़िया, व्हाट आर द चैलेंजेस, क्या व्हाट आर चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या है सब दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में चैलेंजेस क्या है कि वो दोनों कंट्रीज क्यों नहीं कोऑपरेशन कर पा रहे, वाई दे आर नॉट कोऑपरेटिंग, वाई चाइना एंड इंडिया आर नॉट कोऑपरेटिंग, क्यों नहीं कोऑपरेट कर पा रहे हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहा है कि दोनों कंट्री आपस में कोऑपरेट क्यों नहीं कर पा रहे। पहला, बॉर्डर टेंशन, बॉर्डर टेंशन बहुत ज़्यादा है इंडिया की और उसकी चाइना की। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया, उसमें हो गया सक्षम वैली वाला एरिया, हो गया गलवान घाटी वाला एरिया, हो गया इधर भूटान वाला। तो कौन कौन सा, देखो जम्मू जेके वाला एरिया, वहाँ बॉर्डर टेंशन हमारी चलती, भूटान वाला एरिया, भूटान की साइड हमारा एरिया चलता है, गलवान वैली, ये बहुत सारे बॉर्डर टेंशन है बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। तो यहाँ से सीधा सा अगर एक निकल के आएगा, लैक ऑफ ट्रस्ट अमंग द बोथ द नेशन, लैक ऑफ ट्रस्ट, दोनों कंट्रीज का ट्रस्ट ही नहीं है एक दूसरे, लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये भी एक सबसे बड़ा हर्डल बना हुआ है। इंडिया चाइना के बीच में कोई ट्रस्ट नहीं है। वो किसकी वजह से है, उसका मेन इशू क्या है, बॉर्डर टेंशन। और कभी कभी आपको देखने मिलेगा मैपिंग की, जो मैपिंग आ जाती है, चाइना अपनी मैपिंग कहीं इंडिया का पार्ट अपने में दिखा देगा, इंडिया अपना अलग दिखाएगा। और स्ट्रेटेजिक राइवलरीज है, स्ट्रेटेजिक लाइब्रेरी, सबसे बड़ी बात है इंडो चाइना वार 1962, इंडो चाइना वार। उसके अलावा गलवान घाटी में हमारा हुआ, डोकलम में भी हमारा कुछ थोड़े बहुत डोकलम का इशू भी है इसमें, डोकलम का इशू। तो ये है कि इन दोनों कंट्री में स्ट्रेटेजिक राइवलरीज हैं। और एक टेंशन और है, किसका, एक टेंशन और सबसे बड़ी जो टेंशन है, वो टेंशन क्या है कि चाइना और पाकिस्तान की नज़दीकियाँ, चाइना पाकिस्तान का क्या है कि फ्रेंडशिप कह लो, फ्रेंडशिप, या इनका बहुत सारे प्रोजेक्ट है, उन पर कॉपरेशन है। ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट है मिसट्रस्ट का। लिमिटेड ट्रस्ट जो हम बात कर चुके, इनका ट्रस्ट नहीं। डाटा शेयरिंग कंसर्न, डाटा शेयरिंग कंसर्न का मतलब नेशनल इंटरेस्ट की बात करूं, यहाँ पे इन पर नेशनल इंटरेस्ट इशू है। और ये इशू किसकी वजह से, लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से। तो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर ही नहीं करेंगे। और डिफरेंट जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज, जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज डिफरेंट कैसे हो रही हैं, वो ऐसे हो रही हैं, सपोज दैट इंडो पैसिफिक रीजन में
चाइना का कंसर्न बिल्कुल अलग है, इंडिया का कंसर्न बिल्कुल अलग है। पहला, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का कंसर्न अलग है और इंडिया का कंसर्न अलग है, पहला। दूसरा, इसके रिलेशन पाकिस्तान से अच्छे हैं, इंडिया के रिलेशन पाकिस्तान से बिल्कुल अच्छे नहीं है। इसके रिलेशन पाकिस्तान चाइना के रिलेशन हमारे कह सकता हूँ मैं इजराइल से या यूएसए से अच्छे नहीं है। इंडिया के रिलेशन इजराइल यूएसए से अच्छे हैं। तो ये सीधा है कि दोनों के जो जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज हैं, जियोपॉलिटिकल रिलेशन है अमॉन्ग द नेशन, वो डिफरेंट है। तो यहाँ से भी एक मिसट्रस्ट निकलता है, लैक ऑफ ट्रस्ट, मिसट्रस्ट निकलता है। तो ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं कि इनकी वजह से क्या है कि दोनों कंट्रीज क्लाइमेट शेयरिंग डेटा में या क्लाइमेट कंसर्न से रिगार्डिंग कोई भी कॉपरेशन नहीं कर पाते हैं। कैसे बॉर्डर, स्ट्रैटेजिक रिवेलरी, लिमिटेड ट्रस्ट, डाटा शेयरिंग और डिफरेंट जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज। और हम कह सकते हैं कि हमारा सबसे बड़ा और क्या इशू है इसके, और इशू ये हैं इनके कि जो प्रोजेक्ट हैं चाइना के ब्रह्मपुत्रा रिवर में या भूटान वाली एरिया में, वो भी इंडिया के लिए कंसर्न है। ये सारे क्या है, चैलेंज है। दैट्स वाई बोथ नेशन आर नॉट एट द सेम प्लेटफॉर्म। दीज आर द मेन चैलेंजेस। ये सारे चैलेंजेस हैं। तो क्लाइमेट रिजिलियंस क्या होता है? क्लाइमेट रिजिलियंस का मतलब है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, पॉपुलेशन को, इकोसिस्टम को सीधा सा सस्टेनेबल बनाएं। क्लाइमेट रिजिलियंस इज द एबिलिटी टू कम्युनिटीज, इकोसिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू, कि हम सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें जिसमें हमारा इकोसिस्टम, या दूसरे शब्दों में कहूँ जो हमारा इकोसिस्टम है और जो हमारा कम्युनिटीज़ है उसके अनुसार बने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधा सा बात हो रही है यहाँ पे कि हम एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्स का उतना ही करें जिससे हमारे एनवायरनमेंट पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे कुछ भी। तो पहला एक रेसिस्ट क्लाइमेट शॉक, कि हम क्लाइमेट चेंज का या क्लाइमेट से कोई भी शॉक लगे उसको रोक पाए, इतना हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, डेवलपमेंट पे। ऐसे नहीं कि हमने बिल्डिंग ही बना दी सारी तरफ और हमारे जो प्लांट्स हैं या फॉरेस्ट हैं उनको सबको डिफॉरेस्ट कर दिया, तो क्लाइमेट रिकवर क्विकली, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम उसको क्विकली रिकवर कर पाए विद द हेल्प ऑफ द नेचर अदर, और अडेप्टेशन फ्यूचर क्लाइमेट रिस्क, और फ्यूचर में जो क्लाइमेट रिस्क है उसकी हमारे पास अडेप्टेशन भी होना चाहिए। ये सीधा क्लाइमेट रिजिलियंस का मतलब होता है। तो ये हमारा क्या है कि हमने एक फ्रेमवर्क है, सेंदाई फ्रेमवर्क, उसका क्या है 2015 में हुआ, सेंदाई इन जापान के शहर में, उसके नाम से सेंदाई पड़ा। तो ये हमारा, इसको हम डाल सकते हैं किसमें, डिजास्टर मैनेजमेंट में। डिजास्टर मैनेजमेंट 2015 से 2030 के बीच में इसका ड्यूरेशन है। तो इसका सेंदाई फ्रेमवर्क का इसमें मेंशन था इसलिए ले लिया है। तो इसका पहला सा ऑब्जेक्टिव है कि डिजास्टर की मोर्टेलिटी, जो लोगों की डेथ होती है वो किसी भी डिजास्टर में, चाहे वो फ्लड की वजह से डिजास्टर आया हो, चाहे मान लीजिए कि कहीं पे फॉरेस्ट फायर लगी हो, उसको हमें कम करना है, और इकोनॉमिक लॉसेस को कम करना है, और हमारी प्रिपेयरनेस है रिगार्डिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट उसको भी इम्प्रूव करना है, और रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें काम करना है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव थे हमारे सेंदाई फ्रेमवर्क, दैट इज इन जापान, उस पर हमने किया। इंडिया इसका मेंबर भी है। तो 2015 से 2030 इसका मतलब 15 ईयर अप्रॉक्स इसका टेन्योर है। तो यही सारी है सेंदाई फ्रेमवर्क के। तो इंडिया इसका सिग्नेटरी है सेंदाई फ्रेमवर्क का 2015 से लेके। तो इंडिया के कुछ इनिशिएटिव है रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज, जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज हमने बनाया हुआ है। तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है, उसमें हमारी पूरी कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटजी है। उसमें हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के हमने जो 8 गोल सेट किए हैं, 8 गोल सेट किए, नेशनल मिशन है हमारा सीधा सा क्लाइमेट चेंज के लिए। तो 8 गोल हमारे इसमें है कि हमें कैसे हमारी क्लाइमेट चेंज है उससे कैसे अडेप्टेशन और कैसे निपटना ये, और स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, स्टेट की कुछ स्ट्रेटजी हैं लोकल क्लाइमेट रिस्क को सस्टेनेबल करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए। फिर कह रहा है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है। ये सारे इंडिया के, सीधे से बात कहूँ कि इंडिया के कुछ इनिशिएटिव है टू चेक और टू काउंटर द डिजास्टर कैलामाइटीज, डिजास्टर की कैलामाइटीज है उनको,
और कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, ये इंडिया के इनिशिएटिव है। ये सारी चीज़ें इंडिया चाइना क्लाइमेट कॉपरेशन कुछ कुछ चीज़ों में है। कहाँ पे? जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में हमने किया है, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी अक्रॉस द बॉर्डर एंड एनर्जी कोलैबोरेशन। देन हिमालय इकोसिस्टम के कंजर्वेशन में इंडिया चाइना का कॉपरेशन है। एयर पॉल्यूशन रिसर्च में भी थोड़ा सा कॉपरेशन करें, उतना ज़्यादा नहीं। ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी है। ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब सीधा सा सस्टेनेबल ग्रोथ और कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बाद में। और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, जो हमारी डिजास्टर की प्रिपेयर्डनेस कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसको भी स्ट्रेंथन करना है दोनों कंट्रीज को मिलके। ये हमारे कॉपरेशन है, आल्दो इनका उतना ज़्यादा क्या है ग्रास रूट लेवल पर नहीं दिखते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन बोथ द नेशन, लेकिन ये हमारे बीच में है। क्लाइमेट फाइनेंस डायलॉग बोथ द नेशन भी है। ये सारी इंडिया चाइना क्लाइमेट कॉपरेशन की चीज़ें हैं। आज के एडिटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। धन्यवाद।